साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी के साथ साथ ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। हर ब्लॉक में होगा एक एफपीओ, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। बांस की खेती और उद्योग को सरकार का प्रोत्साहन, विशेषज्ञों ने कहा अर्थव्यवस्था में बांस का रहेगा बड़ा योगदान। ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट मुहिम की लॉन्च। 100 दिनों में 1500 गांव बनेंगे मुहिम का हिस्सा। ट्राइफेड की गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम संकल्प से सिद्धि लॉन्च की गई। गांव एवं डिजिटल कनेक्ट पहल की सफलता के बाद जिस दौरान 2021 के प्रारंभ में ट्राइफेड के देश भर के क्षेत्रीय अधिकारियों ने उल्लेखनीय जनजातीय आबादी वाले चिन्हित गांव का दौरा किया तथा विभिन्न कार्यक्रमों तथा पहलों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया, जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने अब संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की है। 1 अप्रैल 2021 से आरंभ 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें जुड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेगी। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव तथा देश में 1500 गांवों को अगले 100 दिनों में कवर किया जाएगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गाँवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना है। ट्राइफेड ने समाज के वंचित जनजातीय वर्गों की सहायता के लिए कई पहलों को लागू किया है। उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए गौण वन उपज की मार्केटिंग के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास, जो वन उपज के संग्रहकर्ताओं को एमएसपी उपलब्ध कराता है तथा मूल्यवर्धन करता है, और जनजातीय समूहों और क्लस्टरों तथा वन विकास केंद्रों के जरिए विपणन करता है कि स्कीम को देश भर में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त हुई है। विशेष रूप से 2020 में महामारी के दौरान ये स्कीम जनजातियों के लिए रामबाण साबित हुई है। एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम का उद्देश्य जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए उचित मूल्य, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि सुनिश्चित करने के लिए एक संरचना की स्थापना करना है। साथ ही उपज की शीघ्र नष्ट होने वाले प्रकृति, धारण क्षमता की कमी, विपणन अवसंरचना का भाव, बिचौलियों द्वारा शोषण एवं सरकार द्वारा समय पर कदम उठाए जाने जैसी जनजातियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए संसाधन आधार की निरंतरता सुनिश्चित करना भी है। इन 1500 गांवों में बीडीवीके के सक्रिय हो जाने के बाद इस पहल के परिणाम स्वरूप अगले 12 महीनों के दौरान 200 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। दौरा करने वाली टीमें स्थानों की भी पहचान करेंगी तथा वृहद उद्यमों के रूप में ट्राइफेड एवं स्फूर्ति इकाइयों के रूप में क्लस्टरिंग के लिए संभावित बीडीवीके का चयन करेंगी। वे जनजातीय कारीगरों तथा अन्य समूहों की भी पहचान करेंगी और उन्हें आपूर्तिकर्ता के रूप में पैनल में शामिल करेंगी, जिससे कि ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क, भौतिक विक्रय केंद्रों तथा tribesindia.com दोनों के जरिए उनकी बड़े बाजारों तक पहुंच सुलभ हो सकेगी। ऐसी उम्मीद की जाती है कि संकल्प से सिद्धि देश भर में जनजातीय परितंत्र के पूर्ण परिवर्तन को प्रभावी बनाने में सहायता करेगी। खेती में क्या है समस्या, उसका समाधान कृषि वैज्ञानिक द्वारा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ बनने से किसानों की आय बढ़ेगी। खासतौर से छोटे किसानों को इनसे काफी सुविधा होने वाली है। कृषि मंत्री का कहना था कि देश भर के करीब 6,600 ब्लॉक हैं और इनमें हर एक ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ बनाया जाएगा।
चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 2500 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एफपीओ की इस स्कीम को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए एक एकीकृत पोर्टल भी बनाया जाएगा। श्री तोमर ने ये बात कृषि मंत्रालय में नए एफपीओ की योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में बताया गया कि शहद के अलावा ऑर्गेनिक उपज के भी एफपीओ बनेंगे। एफपीओ बनने से छोटे और सीमांत किसानों की खेती की लागत में भी काफी कमी आएगी। साथ ही उन्हें मार्केटिंग में भी लाभ मिलेगा। हर एफपीओ को 18 लाख रुपए की दर से 3 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 10,000 एफपीओ बनाने पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनने से किसानों की आय बढ़ेगी। इन एफपीओ के बनने से छोटे किसानों को काफी सुविधाएं होगी। देश भर के लगभग 6,600 ब्लॉक है और इनमें हर एक में कम से कम एक एफपीओ बनाया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधाएं मिलने के साथ खेती की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 2500 एफपीओ बनने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एफपीओ की स्कीम को व्यवस्थित और पारदर्शिता से क्रियान्वित करने एवं सुलभ जानकारी के लिए एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि एफपीओ के गठन के कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियां एकजुटता व समन्वय के साथ योजना की कल्पना को साकार करें। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश भर के किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। 10,000 एफपीओ बनाने पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। बैठक में कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला व श्री कैलाश चौधरी ने भी विचार रखे तथा सुझाव दिए। कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने योजना की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में बताया गया कि शहद जैसे उत्पाद विशेष के एफपीओ भी बनाए जाएंगे। ऑर्गेनिक उपज के एफपीओ भी बनेंगे। ये एफपीओ बनने से छोटे व सीमांत किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी व उन्हें मार्केटिंग में लाभ मिलेगा। एफपीओ को 18 लाख रुपए की दर से 3 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इक्विटी अनुदान सुविधा भी मिलेगी, जिसमें 15 लाख रुपए की मैचिंग इक्विटी ग्रांट होगी। इसी तरह ऋण गारंटी कोष के जरिए प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक कोलेटरल की फ्री गारंटी सुविधा केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में बनने वाले एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 300, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 की जानी है। एफपीओ को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए सदस्यों के रूप में छोटे, सीमांत और महिला किसानों व महिला एसएचजी, SC/ST किसानों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों आदि को शामिल करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये योजना प्राथमिक रूप से उपज क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर है। एफपीओ के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एफपीओ को या तो कंपनी अधिनियम या कोई राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। मौजूदा एफपीओ एनपीएमए की ऋण गारंटी सुविधा एवं ज्ञान सहायता का लाभ ले सकते हैं। 15% लक्षित एफपीओ का महत्वाकांक्षी जिलों में गठन किया जाना है, जो एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा पर केंद्रित होंगे। कौशल विकास व क्षमता निर्माण के लिए बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकेडमी, गुरुग्राम प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय नोडल संस्थान होंगे। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बांस को एक मामूली चीज समझा जाता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे बहुत महत्वपूर्ण वस्तु मानकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 के बाद बांस उद्योग अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। पूर्वोत्तर में तो 35% जमीन पर बांस की ही खेती होती है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ पूर्वोत्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में इससे बने उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार है। यही वजह है कि सरकार बांस को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। 1927 में बने एक कानून में बांस को वन उपज का दर्जा दिया गया था, जिससे बांस की कटाई पर बहुत से प्रतिबंध थे, ऐसे प्रतिबंध जो अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को सीमित कर रहे थे। मोदी सरकार ने बांस को इस कानून से छूट देकर घास की श्रेणी में रख दिया। छूट देने से पहले अगरबत्ती बनाने के लिए बड़ी मात्रा में बांस आयात करना पड़ता था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2019 में इसका आयात शून्य रहा। अब अकेले पूर्वोत्तर में अगरबत्ती बनाने की 25,000 इकाइयां काम कर रही हैं। यानी सरकार की कोशिशों से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आप चाहें तो इससे जुड़ा स्टार्टअप भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, बांस एक पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो बांस के प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं, वैसे उसकी बास्केट हो, अब तो बैम्बू का फैब्रिक भी बनने लग गया है, बैम्बू के पैनल बन रहे हैं जो दीवारों में लगते हैं, और उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में बैम्बू का एक अहम स्थान है। और नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि 35% एरिया जो है वहाँ पे बैम्बू कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे लगता है, नेचुरली ग्रोन भी है और खुद भी लगाया जा रहा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने सबसे पहले जो एक अहम काम किया है, आपको हैरानी होगी कि 1927 में फॉरेस्ट एक्ट था जिसमें बैम्बू को एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट माना जाता था। उसको केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने, जब से इन्होंने बैम्बू को एक अहम स्थान दिया है, बैम्बू के साथ रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने एक संशोधन लाए संविधान में जो 2017 में हुआ। उसमें बैम्बू प्रोडक्ट को फॉरेस्ट प्रोडक्ट से निकाल के एक घास की उसमें गिना गया, उसकी श्रेणी में गिना गया। उससे क्या हुआ कि जो प्रतिबंध लगे हुए थे कि बांस काटने पे, उसको कमर्शियल यूज़ करने के लिए, वो प्रतिबंध हटने के बाद नॉर्थ ईस्ट में एक जो मेजर बदलाव हमने देखा वो ये है। अब उससे पहले 2017 से पहले जो अगरबत्ती बनने के लिए बांस आता था, इंपोर्ट किया जाता था। सरकार ने लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बैम्बू जो स्टिक्स आती थी उस पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि जो लोकली प्रोड्यूस बैम्बू है नॉर्थ ईस्ट से, उसका प्रयोग इस इंडस्ट्री में किया जाए। आपको एक हैरानी होगी जान के कि 2019 के बाद एक भी बैम्बू स्टिक इंपोर्ट नहीं हुई है। उसके बाद जो बदलाव हमने देखा है, आज की तारीख में पूरे नॉर्थ ईस्ट में 25,000 से ज़्यादा यूनिट हैं जो सिर्फ अगरबत्ती की स्टिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बैम्बू से, और पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, 25,000 यूनिट का मतलब एक यूनिट के साथ अगर 10 लोग भी जुड़े हुए हैं तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ वो नहीं हुआ कि बैम्बू स्टिक बना दिया, उससे जो जुड़ी इंडस्ट्री है, पैकेजिंग की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, हर चीज़ से ये जुड़ गया। और इतना सक्सेसफुल रहा है ये कि अब भारत सरकार इसी बैम्बू प्रोजेक्ट को, जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अभी किया है, ये बैम्बू स्टिक का प्रोजेक्ट जो है, इसको JNK में भी लाना चाहते हैं और उत्तराखंड में भी लाना चाहते हैं। बेंगलोर में जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैम्बू रिसर्च सेंटर है, उसके तहत लोगों को नॉर्थ ईस्ट में वो स्पेशल ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया गया है, ताकि लोग बैम्बू से जुड़े और चीज़ें बना सकें। जैसे बैम्बू पिलर्स बन रहे हैं, बैम्बू को कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, बैम्बू को जो फर्नीचर के लिए तो यूज़ हो ही रहा है,
आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से जो आता है केन फर्नीचर, वो बैम्बू से ही बना हुआ होता है, मगर बैम्बू से जो है अब फैब्रिक कपड़ा भी बनना शुरू हो गया है जो इस्तेमाल किया जा रहा है सब जगह। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पूरी साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है बैम्बू प्रोडक्ट्स की। आप जापान, कोरिया, चाइना, सिंगापुर सब जगह देख लीजिए, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है। हमारे वहाँ एक वो ट्राइलेटरल हाईवे है जो अभी खुलना है, जो म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक बाय रोड कनेक्शन मिलेगा। अभी क्योंकि म्यांमार में जो हालत है उससे थोड़ा डिले हो सकता है उसमें, मगर सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि नॉर्थ ईस्ट पूरा रीजन जो है इसको साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ा जाए। अभी आपने देखा होगा 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो अपने काउंटर पार्ट जो बांग्लादेश की शेख हसीना है उनके साथ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक साउथ त्रिपुरा से एक पुल का उद्घाटन। इसमें एक कनेक्टिविटी मिल गई पूरे नॉर्थ ईस्ट को, सीधा चिटागोंग पोर्ट में जाके मिलता है ये रास्ता जी। पहले सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्सेसिबिलिटी थी, जो वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट में जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में सारे राज्यों को अगर देखें तो कम से कम उनका डिस्टेंस था 600 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर का बाय रोड हल्दिया पहुंचने के लिए। अब ये फेनी ब्रिज जो मैत्री सेतु खुलने से जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 75 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक रह गया पूरे नॉर्थ ईस्ट का। अब आप देखिए इससे कितना समय की बचत होती है, कितने पेट्रोल और या ईंधन की बचत होती है, और दूसरा ये कि आप पेरिशेबल जो आइटम हैं वो भी जल्दी पहुंचा सकते हैं उस पोर्ट तक। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसका सारा जो लिंक, इट्स इज लिंक विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर हम पूरा डेवलप करने जा रहे हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो या जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, अगर हम उनको प्रोसेस भी कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग हो रही है, अपनी लोकल मार्केट के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसके लिए आपका एक्सेस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब क्योंकि म्यांमार में जो अब मौजूदा हालात हैं उसमें शायद थोड़ा और टाइम लगे, मगर ये एक दूसरा ऑल्टरनेट रूट जो है, जो चिटागांव पोर्ट की कनेक्टिविटी मिली है जी, उससे बहुत फ़ायदा होगा पूरे नॉर्थ ईस्ट को। अब सितंबर तक एक और रेलवे लाइन खुलने जा रही है, उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा, जो अगरतला से अखौरा जो है बांग्लादेश में है, वहाँ से ये आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है सीधी कोलकाता तक। आपको बताऊंगा मैं एक और बात, अभी तीन या 2 साल पहले इजराइल सरकार ने एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया था मिजोरम में, जो पूरे रीजन में, क्या पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा ये वो है फूड प्रोसेसिंग सेंटर जिसमें सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा, ये जो हैं सब, इनका प्रोसेस करके इनका पल्प बनाया जाएगा, इनका जूस निकाला जाएगा, इनकी टेट्रा पैकिंग हो जाएगी। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं, जो क्योंकि पहले ऐसे डिस्टेंस की वजह से ये लोग अपना सामान बेच नहीं पाते थे, मार्केट तक नहीं पहुंच पाते थे, अब ये ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी फूड प्रोसेसिंग होके उसको रखा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में पैशन फ्रूट बहुत होता है, आपको पैशन फ्रूट पूरे यूरोप में बहुत एक महंगा फल माना जाता है। अच्छा। दिल्ली में भी एक पैशन फ्रूट की कीमत जो है 100 से 150 रुपए की होती है, सिर्फ एक फ्रूट की जी, जो अबंडेंस में है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है। तो ये सब जो फूड प्रोसेसिंग का जो काम शुरू हुआ है, इसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक गोल्डन चैप्टर खुलने वाला है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। खेती में किसान भाइयों को अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डब्बास ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सहजन की खेती एवं बिक्री की जानकारी दें। जो सहजन की खेती है अलीगढ़ में बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि सहजन एक ऐसा पौधा है जिसको प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छी पैदावार दे देता है। चाहे आप खाद दें ना दें, पानी मिले ना मिले, लेकिन ये पौधा हो जाता है। और सहजन एक पेरिनियल ट्री है, क्योंकि बहुवर्षीय पौधा है, वृक्ष है, तो इसका पूरा लाभ मिल सकता है। सहजन से हमें 2 चीज़ें प्रमुख मिलती हैं जिनकी बाज़ार में सीधी बिक्री की जा सकती है। एक तो इसकी फलियों की हम बिक्री कर सकते हैं। इसकी जितनी भी पकी हुई फलियां हैं उनकी बिक्री होती है, और खूब सारा जितना भी हम सांभर खाते हैं या जो मसाला डोसा खाते हैं उन सब लोगों की सब्जी में इसका प्रयोग होता है। खासकर साउथ इंडियन जितने भी लोग हैं वो सहजन की फलियों का खूब बहुमात्रा में प्रयोग करते हैं, और बाकी लोगों को भी सहजन की फलियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सहजन के अंदर कैल्शियम और अन्य मिनरल बहुत ही बहुतायत मात्रा में होते हैं। और सहजन एक औषधीय पौधा है जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसके साथ साथ में सहजन की पत्तियों में भी खूब सारा कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं, तो सहजन की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे सहजन की पत्तियों को सुहा के इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है, और सहजन से हमें जो फूल हैं वो भी काम आते हैं। और सहजन की जो कच्ची फली हैं इसकी भी सब्जी बन सकती है। तो सहजन एक ऐसा पौधा है जिससे हमें बहुत से अच्छे किस्म के उत्पाद मिलते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये हम अपने घर में भी लगा सकते हैं, घेर में भी लगा सकते हैं, और खेतों में भी लगा सकते हैं। और इसके जो सूखी पत्तियों का पाउडर है इसकी काफ़ी मात्रा में विदेशों में भी काफ़ी मांग है, और देश में भी काफ़ी मांग है। इसकी पाउडर की बिक्री की जा सकती है, और बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो जो मेरे किसान भाई अलीगढ़ के हैं तो उनको इनसे सीख लेके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और महिलाओं के लिए सहजन की पत्ती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम की कमी जल्दी हो जाती है। अगर आप सहजन का प्रयोग अपने आहार में करते हैं तो महिलाओं को कैल्शियम की दिक्कत नहीं आएगी, उनका शरीर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो सभी जो सहजन की पत्तियों का, फलियों का खूब अपना उपयोग करें। ये बहुत ही लाभदायक पौधा है और एक औषधीय पौधा है जो कि जिसकी आयुर्वेद में भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।